गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग प्रत्युषा, नेहा, अंकिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अविनाश। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। हमने लास्ट क्लास प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमने दो टाइप के प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कशन किया था, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उसके बाद हमने सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिस्कशन कर लिया, राइट। यस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में अब अगर हमने बात किया कि जो 55 बिलियन टन्स, अगर हम ओशन के बारे में बात करें और 170 टोटल में बात करें, तो टेरेस्ट्रियल को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले रहे हैं 115 बिलियन टन। तो लेस परसेंटेज है यहाँ पर, प्राइवेट ले रहे हैं, लेस परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। 3% लैंड है लेकिन प्रोडक्टिविटी इज मोर, राइट। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहां पर हमें मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ध्यान दीजिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर प्रोडक्टिविटी होता है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है? यस, बिकॉज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइज नियर इक्वेटर। नहीं, इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर में के पास अगर है तो जो टेम्परेचर है और रेनफॉल है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पर। एवरेज मीन एनुअल टेम्परेचर, राइट, मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन जो कहेंगे, वो सबसे ज्यादा कहां पर है? इक्वेटर के करीब। और इस वजह से जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनमें ज्यादा फ्लोरा होगा, प्लांट्स होंगे। अगर प्लांट्स ज्यादा हैं तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स अगर ज्यादा हैं तो फूड अवेलेबिलिटी फॉर द हेट्रोट्रॉप्स ज्यादा है। इस वजह से आपके लार्ज अमाउंट ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीसीज डेवलप इन दोस एरियाज। कोरल रीफ के बारे में बात करेंगे। कोरल रीफ जो होते हैं, इनके आसपास भी ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और बेसिकली कोरल रीफ हम बात करें एक्वाटिक। अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बात करें तो फिर याद रखिएगा ये टेरेस्ट्रियल होगा, लैंड में होगा। और एक्वाटिक में, नेचुरल में, कोरल रीफ में डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इज वेरी हाई, राइट, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी। लीस्ट प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन एक्वाटिक सिस्टम, ओशन। अगर हम लीस्ट प्रोडक्टिविटी कंपैरिजन बिटवीन एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो सबसे लीस्ट प्रोडक्टिविटी एक्वाटिक इकोसिस्टम में कहां पर होगा? ओशन में। एंड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहां पर होगा? डेजर्ट में। ऐसा क्यों? बेसिकली जो ओशन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा सैलाइन कंडीशन होता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको दिक्कत होती है मेंटेनिंग देयर ऑस्मोमोलरिटी। यस, ऑस्मोमोलरिटी क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सही है कि गलत है? ऑस्मो रेगुलेशन करने में दिक्कत होती है? नहीं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेजर्ट के बारे में बात करें, डेजर्ट में आपको पता है रेनफॉल क्या होता है? सबसे कम होता है, नहीं। वाटर अवेलेबिलिटी क्या होता है? लो होता है। इस वजह से डेजर्ट में भी, डेजर्ट इकोसिस्टम में लेस प्रोडक्टिविटी होती है, राइट। तो ये दो जगह के बारे में आपको पता है कि लीस्ट
प्रोडक्टिविटी कहाँ पर होते हैं? अगर इकोसिस्टम के बारे में बात करें, ओशन और टेरेस्ट्रियल में डेजर्ट। द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट द कंज्यूमर लेवल, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे? नहीं, प्रोडक्शन प्राइमरी प्रोडक्शन ये नहीं करते हैं। क्या ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी करते हैं? यस, वो करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आपको पता है जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, इट इज अवेलेबल टू द कंज्यूमर लेवल एंड फ्रॉम दैट वो बनाते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट। वेरी गुड। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज, क्या होता है? ग्रॉस मतलब टोटल, राइट? रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड इन द ऑटोट्रॉफ, क्या ये सही आंसर है? या रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर यूज्ड अप बाय एन ऑटोट्रॉफ? नहीं, यूज्ड अप नहीं, वो क्या होते हैं? rate of at which organic molecules are formed in autotroph, नहीं, टोटल ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस कहते हैं। यूज्ड अप वाला नहीं, यूज्ड अप वाला तो क्या हो जाएगा, उसने तो यूज कर ली, नहीं, रेस्पिरेटरी लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट इन एन इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, यस और नो? क्या अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट? यस। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट? क्या ऑल ऑफ द अबव होगा? यस, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सारे अफेक्ट होते हैं। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी ऑफ द प्लांट डिपेंडेंट होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स अवेलेबल इन द सॉइल, उसके ऊपर भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो माक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, मॉलिब्डेनम, ये सारे जो न्यूट्रिएंट है उसको की भी जरूरत होती है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, सिर्फ लैंड के बारे में पूछा है और हमने 115 बिलियन टन्स, वेरी गुड प्रत्युषा, खुशी, यहां पर 115 बिलियन टन्स। अगर एक्वाटिक के बारे में होता तो 55 बिलियन टन होता। एक्वाटिक अगर बात करें तो 55, टोटल 170 बिलियन, टोटल होता है 170 बिलियन। वेरी, डिकम्पोजिशन के बारे में बात करें, ठीक है? डिकम्पोजिशन क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर को, अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करें। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या हो सकता है? आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, और भी बहुत सारी चीजें होती। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। डिकम्पोजर्स हमें पता है, बेसिकली डिकम्पोजर्स हम किसको कहते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई को डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजिशन से पहले जो स्टेप होता है उसे क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। लीचिंग होता है, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं डिकम्पोजिशन के अंदर। ये फ्रैगमेंटेशन क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में क्या करना है? पहले ब्रेक डाउन करना। तो चलिए फ्रैगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर आ रहा है अर्थवर्म,
नहीं, अर्थवर्म आ रहा है। तो अर्थवर्म क्या कर रहा है? अब देखो, वो डिग्रेड कर रहा है टुकड़ों में। बड़े से पत्ती को अगर वो खा रहा है तो छोटे छोटे टुकड़े कर लेगा, या कोई बड़े से लीफ को टुकड़ों में अगर ब्रेक करे उसे भी ले सकते हैं। लीचिंग क्या होता है? जब फ्रैगमेंटेशन होते हैं जिनसे मिनरल मिलता है, क्या बहुत सारे मिनरल मिट्टी के नीचे चले जाते हैं? यस और नो? बहुत सारे मिनरल्स सॉइल सरफेस के नीचे चले जाते हैं, विच इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। क्या जो मिनरल्स नीचे चले गए हैं यहाँ पर जो मिनरल्स, नहीं, यहाँ पर जो मिनरल्स है, क्या ये अवेलेबल है प्लांट को? नहीं। और बेसिकली जो मिनरल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, नहीं, नीचे की तरफ आ गए, याद रखेंगे, नीचे की तरफ आ गए, तो सॉइल सरफेस से नीचे की तरफ वो आ चुके, ठीक है, नीचे की तरफ, बिलो, बिलो, बिलो सॉइल सरफेस, दिस इज अनअवेलेबल, 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 नहीं, टू प्लांट्स। सॉल्युबल भी होते हैं, नहीं, और रेन वाटर के वजह से वो सॉइल सरफेस के नीचे चले जाते, राइट। तो इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं, लीचिंग। कैटाबोलिज्म, यहां पर देखिए, फंजाई जो है वो क्या कर रहा है? एक्सटर्नल एंजाइम, नहीं, एक्सटर्नल एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, एक्सटर्नल एंजाइम, जिससे क्या होगा? एक्सटर्नल एंजाइम से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ये कैटाबोलिज्म प्रोसेस है, राइट। ब्रेक डाउन हो रहा है। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन जो वहां पर मिनरल्स, मतलब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक होना, ये मिनरलाइजेशन है। ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक होना मिनरलाइजेशन है। तो डिकम्पोजिशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं डेट्रिटस से। डेट्रिटस लिविंग मैटर नहीं होता, पहले याद रखें। क्या ये लिविंग मैटर होता है डेट्रिटस? नो, दीज आर डेड ऑर्गेनिक मैटर, याद रखेंगे। These are dead organic matter, dead plant, dead leaf, नहीं, लीफ जो पत्तियां जो झड़ गई हैं, जो ब्रांचेस कट गए, डेड ऑर्गेनिक मैटर, फ्रेश डिपॉजिट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसे डेट्रिटस कहते हैं। डफ क्या कहते हैं? पार्शियली डिकम्पोज्ड लिटर, पत्ते गिरे हैं लेकिन पत्ते कंप्लीटली डिग्रेडेड नहीं। हाँ, डेट्रिटस फूड चेन कह सकते हैं, ये शुरुआत, नहीं, शुरुआत, डेट्रिटस फूड चेन। पार्शियली डिकम्पोज लीटर, जो पत्तियां गिरी हैं उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, उनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, पार्शियल है, कंप्लीटली नहीं, तो फिर डफ है। लीचिंग क्या है? लीचिंग हमने बता दिया, मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल ओरिजिन। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं और सॉल्युबल होते हैं
वो सॉइल होरिजन मतलब सॉइल सरफेस से नीचे चले जाते हैं एंड गेट अनअवेलेबल फॉर प्लांट। ये अनअवेलेबल होते हैं प्लांट। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक रेन वाटर की वजह से सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सॉइल होराइजन के नीचे चले जाते हैं, अनअवेलेबल टू द प्लांट्स। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक ब्लैक ब्लैक कलर दिखाई देता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, और ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, यस, और अमोर्फोस होता है। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके क्या बनता है? सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। और ह्यूमस इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। ह्यूमस करता क्या है? क्या ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है? यस, यहां पर सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है क्योंकि इनमें इनऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीटली डिकम्पोज्ड डेड मटेरियल, डार्क कलर अमोर्फोस सब्सटेंस, कोलाइडल इन नेचर, रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट, इनमें न्यूट्रिएंट होते हैं। यहाँ पर इनऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर सॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा? प्लांट को ज्यादा मिनरल मिलेगा, फर्टिलिटी अच्छा रहेगा सॉइल में। डार्क कलर होते हैं, मैंने कहा था डार्क कलर, और अमोर्फोस सब्सटेंस होता है, क्रिस्टलाइन नहीं, अमोर्फोस सब्सटेंस। वेरी गुड धनंजय। कोलोइडल, कोलोइडल क्या होता है? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में कोलोइडल नेचर होते हैं। जैसे मिल्क एक कोलोइडल है, राइट? मिल्क क्या है? कोलोइडल है कि नहीं? वैसे ही कोलोइडल है इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है। हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से। इसका मतलब इजीली डिग्रेडेड नहीं होगा। अगर स्लोली डिकम्पोज करेगा तो क्या होगा? हर वक्त न्यूट्रिएंट विल बी अवेलेबल टू द प्लांट्स। धीरे धीरे जो डिकम्पोज होता है, क्या वो अच्छा है प्लांट के लिए? यस, द मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिग्रेड कर रहा है। तो धीरे धीरे डिग्रेड होने से लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट कम हो जाता है, नहीं, लीचिंग कम हो जाता है। इससे लीचिंग कम हो जाएगा, यस। थोड़ा थोड़ा डिग्रेड होगा, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट सॉइल में वो रिलीज करता रहेगा और प्लांट इसे एब्जॉर्ब करते रहे। तो माइक्रोबियल एक्शन को ये हाईली रेजिस्टेंट है। एक्सट्रीमली स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मैंने कहा था बहुत धीरे धीरे ये डिकम्पोज होता है। अच्छा है, एक साथ डिकम्पोज करेगा तो फिर क्या होगा? वो न्यूट्रिएंट अनअवेलेबल भी हो सकता है। स्लो रेट डिकम्पोजिशन से सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड। सॉइल फर्टिलिटी ज्यादा समय के लिए होता है, लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। सॉइल फर्टिलिटी लॉन्गर पीरियड के लिए होता है अगर एक्सट्रीमली स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ह्यूमस में याद रखेंगे। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ। कंप्लीटली डिकम्पोज डेड मटेरियल होते हैं, डार्क कलर अमोर्फोस सब्सटेंस होते हैं, पूरा डार्क दिखाई देता है, काला सा सब्सटेंस जैसा। अमोर्फोस का मतलब है क्रिस्टलाइन नहीं। कॉलोइडल रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट, इनमें न्यूट्रिएंट होता है, और हाईली रेजिस्टेंस, इजीली डिग्रेडिंग बाय माइक्रोब्स। Extremely slow rate of decomposition is a soil fertility will be maintained for longer period.
न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, इसका मतलब है जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का, सम न्यूट्रिएंट आर टाइड अप टू द बायोमास ऑफ द माइक्रोब्स। इसका मतलब क्या है, जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि फंजाई, अगर हम बैक्टीरिया ले रहे हैं तो इनके पास भी तो होता है, क्या होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं इनके बायोमास में, इनके बॉडी में होते हैं कि नहीं, बताइए। क्या इनके बॉडी में भी तो न्यूट्रिएंट होता है, बायोमास, उनका बॉडी का बायोमास, हाँ? क्या वो अवेलेबल होता है ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को? टेम्पोरली अनअवेलेबल टू अदर ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करें प्लांट्स के बारे में तो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं। सच इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई, इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट immobilization. Those nutrients that are tied up to the microorganism, living microorganism. डेड क्यों नहीं कहा, डेड तो अवेलेबल हो जाएगा ना, डेड तो डिकम्पोज हो सकता है, प्लांट को अवेलेबल हो सकता है आगे जाकर, लेकिन यहां पर अगर लिविंग है तो फिर वो अनअवेलेबल है टू द अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल। दैट्स व्हाई माइक्रोब्स में, उनके बायोमास में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसी को ही हम कहते हैं न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। क्या कहते हैं, यस आनंदिता, अनिल, क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, राइट? ठीक है, क्लियर है? अब देखो, फंजाई में स्टोर हुआ न्यूट्रिएंट्स, फंजाई में न्यूट्रिएंट स्टोर हो रहा है, लेकिन क्या वो न्यूट्रिएंट प्लांट को अवेलेबल है, बताइए? इज दैट न्यूट्रिएंट अवेलेबल टू द प्लांट? फंजाई में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, लिविंग फंजाई में, क्या वो न्यूट्रिएंट प्लांट को अवेलेबल है? नो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। यहां पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी कहते हैं अर्थवर्म जो है वो फार्मर का फ्रेंड होता है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग ऑफ द सॉइल। सॉइल अगर लूज हो जाएंगे तो एयर अवेलेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन अवेलेबल होगा सॉइल में ज्यादा, ये सुनो। अरे, अगर सॉइल को लूज कर देंगे ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो डिकम्पोजिशन में मदद करेगा, यस, डिकम्पोजिशन में मदद करेगा इफ ऑक्सीजन अवेलेबल। Decomposers break complex organic matter into inorganic substance like carbon dioxide, water, nutrient. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट, इसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीफ, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिकल मैटर, ये डेट्रिटस है, ये ऑर्गेनिक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए, द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। द इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिकम्पोजिशन में क्या क्या हो गए, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन।
डेट्रीटिवर्स, डेट्रीटिवर्स कौन है? अर्थवर्म ब्रेक डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। लीचिंग के बारे में बता दिया। वाटर soluble inorganic nutrient go down the soil horizon, gets precipitated as unavailable salt, yeah, unavailable salt, not available to the plants। बैक्टीरिया और फंजाई जो एंजाइम्स होते हैं डिग्रेड करते हैं डेट्रिटस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसे कैटाबोलिज्म कहते हैं। वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में। और इम्पोर्टेंट है कि आप जाने कि ये जो स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन है साइमल्टेनियसली डेट्रिटस के ऊपर होते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक करके, सारे साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन सॉइल। जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये सॉइल में होते हैं। ह्यूमस के बारे में हमने बता दिया और ये भी बता दिया मिनरलाइजेशन क्या होता है। अगर ह्यूमस को हम फर्दर डिग्रेड करेंगे बाय सम माइक्रोब्स और वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनाएंगे तो इसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। ह्यूमस का एक्सट्रीमली स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है क्योंकि हाईली रेजिस्टेंस होते हैं वो टू माइक्रोबियल एक्शन। अब मुझे बताओ मिनरलाइजेशन और कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या है? क्या नॉर्मल फंजाई एंड बैक्टीरिया ह्यूमस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं? यस और नो? नहीं ना। वो कैटाबोलिज्म करते हैं। क्या वो मिनरलाइजेशन कर सकते हैं? क्या ह्यूमस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं? मैंने क्या कहा था, बहुत ही कम माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? यस। ह्यूमस को अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू मिनरल्स तब मिनरलाइजेशन। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बना रहे हैं। ये ह्यूमस जो है वो क्या होता है? ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। क्या इजीली डिकम्पोज होता है? वेरी फ्यू फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये कर सकते हैं। वेरी फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दोनों में इनऑर्गेनिक बन रहा है? नहीं, दोनों में इनऑर्गेनिक बन रहा है। दोनों में। लेकिन क्या दोनों सेम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं? आपके कैटाबोलिज्म में डेट्रिटस नहीं, इसको अगर ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये कौन करवाता है? ये करवाते हैं फंजाई।
और बैक्टीरिया, नॉर्मल फंजाई और बैक्टीरिया। लेकिन क्या ह्यूमस को कर सकते हैं? देखो दोनों का स्टार्ट पॉइंट अलग है, एक डेट्रिटस से शुरू होता है, एक ह्यूमस से शुरू होता है। क्या मैं क्लियर हूं? आ रहा है ना समझ में? एक डेट्रिटस से शुरू होता है, एक ह्यूमस से शुरू होता है, दोनों में प्रोसेस अलग है। ह्यूमस पहले बनना चाहिए, ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस है। क्या डेट्रिटस जो होते हैं उनसे ह्यूमस बनता है ह्यूमिफिकेशन से, फिर ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस बनने के बाद मिनरल्स बनता है। और ह्यूमस एक अलग तरीके का सब्सटेंस है। यस, क्या मैं क्लियर हूं? आपको समझ में आ रहा है? यस। ह्यूमिफिकेशन स्टेप क्या इन्वॉल्व है आपके कैटाबोलिज्म प्रोसेस में? ह्यूमिफिकेशन स्टेप, इज इट इन्वॉल्व इन कैटाबोलिज्म स्टेप? क्या कैटाबोलिज्म स्टेप में ह्यूमिफिकेशन है? नहीं है। लेकिन मिनरलाइजेशन जब होता है, जब मिनरलाइजेशन होता है, मुझे बताओ ह्यूमस बनना चाहिए, तो इससे पहले ह्यूमिफिकेशन होता है। ह्यूमस इज ऑर्गेनिक, याद रखेंगे। लेकिन ये डिफरेंट होता है कि नहीं? ये कोलोइडल होता है, ये डार्क कलर होता है, नॉट इजीली डिग्रेडेड या डिकम्पोज, है कि नहीं? क्या डेट्रिटस और ह्यूमस सेम है? नहीं है ना। क्लियर है? अब समझ में आ गया? कोई डाउट है? अविनाश, हो गया? समझ में आ गया? प्रत्युषा, नेहा, क्लियर है? दोनों प्रोसेस। यहां पर एक स्कीमेटिक डायग्राम है, देखिए ट्री है। ट्री का जो ग्रीन लीफ है वो ग्राउंड को फॉल कर रहा है, तो फिर ये डेड है? नहीं, इसे डेट्रिटस कह सकते हैं। सम आर ईटन बाय द इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट खा लेते हैं, कुछ एनिमल खा लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर फूड वेब, फूड वेब को एंटर कर जाता है यहाँ। नहीं, खाते हैं कि नहीं? कुछ इंसेक्ट खा लेते हैं, कुछ अदर एनिमल्स खा लेते हैं। खाते हैं? अरे हर्बीवोर खाते हैं, हर्बीवोर लीफ खाते हैं कि नहीं? खाते हैं, तो फिर चला गया, वो तो चला गया। लेकिन उसके बाद अर्थवर्म भी होते हैं सॉइल में। अर्थवर्म वो क्या करते हैं? वो इसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। नहीं, ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है? सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन। नहीं, नीचे चले जाते हैं कुछ। ठीक है। अर्थवर्म जो ब्रेक करता है वो ऑर्गेनिक रिच सॉइल होता है? नहीं। फिर फंजाई से इस्तेमाल कर सकता है, फंजाई यहां पर कैटाबोलिज्म करेगा। फंजाई, ये जो फंजाई है ये क्या करेगा? कैटाबोलिज्म। नहीं। फिर क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई,
ये ब्रेक डाउन करते हैं, फिर ऑर्गेनिक रीच होता है। नहीं। फिर ये जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल है वो क्या होता है, यहां पर आ जाता है। Leaves partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria, they being to lose form and become litter, वो litter बन जाते नहीं, वो फॉर्म लूज करते हैं, वो litter बन जाते। तो ये एक प्रोसेस है। नहीं, क्लियर है। यहाँ पर ये वाला इंसेक्ट को दिखा सकता है दूसरे टाइप के। नहीं, यहाँ पर अर्थवर्म दिखा रहा है। तो सारे साइमल्टेनियसली होता है। इसका मतलब क्या है, कुछ इंसेक्ट खा लेते हैं, कुछ एनिमल खा जाते हैं, जो फूड वेब में चला जाता है। नहीं, फिर ये जब डेड हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर से वो डेट्रिटस बन गए, डेट्रिटस फिर से बन गए। नहीं, फिर डायरेक्टली जो लीफ होता है वो, इसे कौन ब्रेक डाउन कर सकता है, अर्थवर्म ब्रेक डाउन कर रहा है, ये आ रहा है। फिर कौन ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया। साइमल्टेनियसली हो रहा है, नहीं, साइमल्टेनियसली हो रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, डेट्रिटस ये भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिक, सारे ऑर्गेनिक होते हैं। ये यहां से जो आते हैं ये भी ऑर्गेनिक होते हैं। नहीं, और ये सारे फाइनली क्या होते हैं, क्या होते हैं, चले जाते हैं मेन प्लांट को। ठीक है, वो बता रहा है। केमिकल एक्शन से, केमिकल एक्शन कौन कर रहा है, बताओ। केमिकल एक्शन करते हैं ना, नहीं, केमिकल एक्शन कौन करते हैं, फंजाई करते हैं केमिकल एक्शन। यस, फंजाई करते हैं, राइट। नहीं, वही तो बता रहा हूं, फंजाई करते हैं केमिकल एक्शन। क्लियर है। अब अरे इंसेक्ट नहीं कर रहा है, समझो, ऑर्गेनिक, ये वाला पॉइंट अलग है बेटा, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, नहीं इसके साथ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है, कैटाबोलिज्म प्रोसेस हो रहा है, इससे कुछ चले जाते हैं। इसका पॉइंट नहीं है ये, इसका ये पॉइंट नहीं है। इधर 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 है, यहां पर जो हो रहा है इसका पॉइंट नहीं है। ये तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक क्या जाता है, ये इनऑर्गेनिक होता है ना। कैटाबोलिज्म से जो होता है, या अर्थवर्म से जो होता है। नहीं, इधर से नहीं, ये तो अलग है। इंसेक्ट जब डेड होगा, ये तो इंसेक्ट है, ये तो डेड होगा, उसके बाद ये सब डिकम्पोज करेंगे। उसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। यस, मैंने कहा पर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जब ये कैटाबोलिज्म करेंगे ना, यहां पर देखो,
ये क्या करें, कैटाबोलिज्म करें, कैटाबोलिज्म करेंगे ऑर्गेनिक को, तब आएगा इनऑर्गेनिक, ये लीचिंग होंगे। ऑर्गेनिक डायरेक्ट नहीं ले रहा है, ये आधा प्रोसेस दिया गया है ना। यहां पर जो ऑर्गेनिक है ये इनऑर्गेनिक बनेगा पहले, उसके बाद ट्री लेगा। और भी तो प्रोसेस है। नहीं, क्या होगा, ऑर्गेनिक रिच सॉइल में ह्यूमस बनेगा, ह्यूमस बनने के बाद क्या होगा, मिनरल्स बनेगा। यहां पर दो स्टेप्स आ जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। इनऑर्गेनिक भी बन सकता है, ह्यूमस से मिनरल्स भी बन सकता है, दो प्रोसेस है। ऑर्गेनिक से डायरेक्ट इनऑर्गेनिक बन सकता है, ऑर्गेनिक से ह्यूमस से मिनरल्स बन सकता है। यस, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर पूरा स्टेप नहीं दिया गया है, आधा अधूरा दिया गया है। इस डायग्राम में पूरा स्टेप नहीं दिया गया है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। एक तो टेम्परेचर होता है, दूसरा सॉइल मॉइस्चर होता है, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, पीएच ऑफ द सॉइल, डेट्रिटस का कंपोजिशन, ये सारे होते हैं। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन। पहले टेम्परेचर, मुझे बताओ फंजाई को कैसा हैबिटेट चाहिए जनरल, वार्म, ह्यूमिड, नहीं, थोड़ा सा वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए फंगल ग्रोथ के लिए, नहीं। वार्म एनवायरनमेंट फेवर्स डिकम्पोजिशन where लो टेम्परेचर इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन, याद रखिएगा। क्योंकि जो फंजाई होते हैं थोड़े वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे क्लाइमेट में ग्रो नहीं करते। आप कहेंगे सर लो टेम्परेचर में ग्रो तो नहीं करते, करते हैं, लेकिन फेवरेबल क्या है, हर किसी का, सबका एक फेवरेबल टेम्परेचर होता है कि नहीं। ऐसे तो बिना एसी के फैन में भी तो काम चला लेते हो ना गर्मियों के मौसम में, नहीं। लेकिन फेवरेबल क्या होगा अगर आपको एसी मिल जाए। यस, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसे तो बारिश के मौसम में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक रेनकोट मिल जाए आप, तो फेवर क्या होता है, फेवरेबल होता है, नहीं, आप फेवर लेते हैं। यस, तो वार्म एनवायरनमेंट फेवर्स डिकम्पोजिशन, थोड़ा सा गर्मी हो तो फिर डिकम्पोजिशन अच्छा होता है। अब मुझे बताओ, फ्रिज में आपने सब्जी रखे, अपना खाना, और आपने चीज, पनीर, वेजिटेबल्स, फिश, मीट, एग, वाटर बॉटल्स सारे रखते हो फ्रिज में, ऐसा क्यों। क्या लोअर टेम्परेचर में माइक्रोबियल एक्शन कम होता है, लोअर टेम्परेचर में माइक्रोबियल एक्शन कम होता है। यस, लो टेम्परेचर में एक्टिविटी उनका कम होता है। उनका फेवर्ड एक्टिविटी क्या है, जब थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट,
इसलिए तो फ्रिज में हम रखते हैं सारी चीज। मिल्क को गर्म करके ठंडा करके हम फ्रिज में रखते हैं, ऐसा क्यों? पैस्चराइजेशन। यस। अब पैस्चराइजेशन करते हैं मिल्क का। इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो जाते हैं, नहीं बढ़ते नहीं। सॉइल मॉइस्चर। बेटा किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वाटर की जरूरत होती है, ये सुनो, किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए नहीं, वाटर की अवेलेबिलिटी जरूरी है। तो इस वजह से मॉइस्चर, moist environment favors decomposition where dry environment inhibites decomposition। ये बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो। नहीं, गर्मियों में आप धूप में किसी चीज को रख लोगे और उसे ड्राई कर दोगे, ड्राई फिश, ड्राई मीट, ड्राई फ्रूट्स, क्या वो क्या वो डिकम्पोज होते हैं? बताइए, इजीली। जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता, आप फिश को ड्राई करते हैं, मीट को ड्राई करते हैं, सॉल्टिंग भी होता है, लेकिन ड्राई रखने के लिए ही तो सॉल्टिंग करते हैं, नहीं। तो क्या इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट कम हो जाएंगे? यस। इससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट कम हो जाएगा। विदाउट वाटर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगा, इस वजह से। ऑक्सीजन। बेटा माइक्रोब्स को जरूरी है O2 की नहीं, मल्टीप्लाई करने के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। यस, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोसेस, डिकम्पोजिशन विदाउट O2 नहीं हो सकता। उसे बेटा डिकम्पोजिशन नहीं है, प्यूट्रीफैक्शन है। अगर एनारोबिक है तो उसे क्या कहेंगे, प्यूट्रीफैक्शन। यस। एनारोबिक में डिकम्पोजिशन नहीं होता है बेटा। लो अवेलेबिलिटी में क्या होता है, वो प्यूट्रीफैक्शन होता है। ये क्या करता है, स्मेल, स्मेल गंदा सा स्मेल देता है, याद है कि नहीं? जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होता है वहां पर प्यूट्रीफैक्शन होता है, पार्शियल पार्शियल डिकम्पोजिशन। क्लियर है? कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए, एरोबिक कंडीशन चाहिए। एनएरोबायोसिस इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन करने ही नहीं देता है, ठीक है, वो प्यूट्रीफैक्शन होता है। पीएच ऑफ सॉइल बेस्ट अंडर न्यूट्रल टू एसिडिक, न्यूट्रल टू एसिडिक, याद रखें पीएच। तो फिर डिकम्पोजिशन ज्यादा होता है, न्यूट्रल टू एसिडिक कंडीशन, ठीक है। डेटिटस composition, decomposition rate is slow if detritus is rich in lignin and chitin। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। यस। अरे लिग्निन और काइटिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होते हैं कि नहीं? तो इनको इजीली डिकम्पोजिशन नहीं किया जा सकता। डिकम्पोजिशन रेट इज क्विकर इफ द detritus is rich in nitrogen and sugar। अगर शुगर प्रेजेंट, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। नोट,
Temperature and soil moisture are the most important climatic factor that regulate decomposition. Temperature और moisture मैंने कहा था नहीं, वार्म मॉइस्ट कहा था कि नहीं पहले से? बाकी के फैक्टर्स हैं, लेकिन वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट अगर है तो डिकम्पोजिशन के लिए यही मेन फैक्टर याद रखें, मेन फैक्टर। ठीक है, लो टेम्परेचर एंड एरोबायोसिस इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन। ठीक है, एनारोबायोसिस मतलब जब लैक O2 ऑक्सीजन नहीं। टेम्परेचर सॉइल मॉइस्चर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है। स्लोअर होता है डिकम्पोजिशन अगर डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन होता है, और नाइट्रोजन और शुगर अगर होता है तो जल्दी डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं डिकम्पोजिशन के, और ये लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। अब ऑक्सीजन नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन होना मुश्किल है, स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। Which of the following is included in detritus? All of the above? All of the above? Yes or no? Decomposition rate is slow if detritus is reaching. Very good. Lignin and chitin. The breakdown of detritus into smaller particle by earthworm. इसे क्या कहते हैं? Fragmentation. Very good. Fragmentation. एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर एनर्जी फ्लो फूड चेन में। फूड चेन क्या एक्चुअली नेचर में प्रेजेंट होता है? नो, बेसिकली इट इज अ फूड वेब। नहीं, एनर्जी ऑल अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, सनलाइट। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेनी इकोसिस्टम ऑन अर्थ। मतलब ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेनी इकोसिस्टम अर्थ। विदाउट सन बहुत सारे इकोसिस्टम क्या बंद पड़ जाएंगे? हाँ, ऐसे भी इकोसिस्टम है जहां पर सन की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ज्यादातर इकोसिस्टम बंद पड़ जाएंगे विदाउट सन? यस, विदाउट सन ज्यादातर इकोसिस्टम बंद पड़ जाए। नहीं, एनर्जी फ्लो। अब देखिए, फ्लो ऑफ एनर्जी, यहां पर आप इकोसिस्टम देख रहे हैं दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? लाइट, बट ऑन केमिकल्स। नहीं, केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट, एक्सेप्ट फॉर डीप थर्मल सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। नहीं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होता है? ऐसा जगह जहां पर गर्म पानी निकलता है। नहीं, हाइड्रोथर्मल। ब्लैक स्मोकर्स। नहीं, ब्लैक स्मोकर्स। 50 मीटर टू 180 फीट, 500 मीटर का डेप्थ हो सकता है, और यहां पर डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं। अरे, व्हाइट स्मोकर्स, केमिकल्स डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल्स दे आर रिलीज। नहीं, कौन सा केमिकल रिलीज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ब्लैक, अगर ब्लैक कलर दिखाई देता है, व्हाइट
अगर व्हाइट कलर दिखाई दे। केमिकल का कॉम्पोजिशन तो अलग ही होगा ना। अरे केमिकल का कॉम्पोजिशन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में अलग नहीं हो सकता। नीचे से धुआं निकल रहा है, लावा होते हैं ना। अरे अर्थ के नीचे लावा होता है। कभी कभी गर्म पानी के बुब्बारे निकलते हैं या फिर दूसरे केमिकल्स निकलते हैं। आज ज्यादा केमिकल्स निकल रहा है, नहीं, काला सा धुआं आ सकता है, जैसे इंडस्ट्रियल में होते हैं चिमनीज, नहीं धुआं छोड़ते हैं। तो ये डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, याद रखेंगे। सनलाइट, more than 50% of sunlight is reflected, less than 50% of incident sunlight on earth। ये रिफ्लेक्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स। यस, क्या पार्टिकल्स और वाटर वेपर रिफ्लेक्ट कर देते हैं सनलाइट को? यस। इंसिडेंट सनलाइट से फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो पार अवेलेबल टू द प्लांट्स कितना होता है? 2 से 10%। वेरी गुड। पीएआर 2 से 10%। 10% हमने देखा था फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है। सैचुरेशन पॉइंट, प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट क्या था? 10% ऑफ सनलाइट क्या था? सैचुरेशन था। उससे ज्यादा ले ही नहीं सकता। 10% सैचुरेशन है, उससे ज्यादा ले ही नहीं सकता। अभी अर्थ देख रहे हैं यहां पर? नहीं, सन देख रहे हैं। अब सनलाइट आ रहा है, अब रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं, कुछ गिर रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, याद रखें। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट की भी पता है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ये 2 to 10% अवेलेबल हो, नहीं, किसे आ रहा है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सॉरी, यहां पर देखिए, यहां पर 2 to 10% नहीं, ये गलत हो जाए। यहां पर 50%, लेस देन 50% इंसिडेंट है, नहीं, इंसिडेंट है। अब 50% आ रहा है, लेकिन प्लांट पीएआर 2 to 10% एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। आ रहा है 50%, लेस देन, नहीं, मिल रहा है और कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसी के बारे में दिया गया है। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन, जिसमें प्लांट भी है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी है। प्लांट सिर्फ कैप्चर करते हैं 2 to 10% ऑफ द पीएआर। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो 50% मिलता है उससे एब्जॉर्ब करते हैं 2 to 10%। ठीक है, सबको सबको, सभी को ले रहे हैं, सारे प्लांट्स, एक्वाटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, 210%। एक्वाटिक हो या फिर टेरेस्ट्रियल, 210%। ठीक है। सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम के थ्रू। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यूनिडिरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, नहीं, सन से
प्लांट्स को, प्लांट से एनिमल्स को, ये जो फ्लो है एनर्जी क्या है, यूनी डिरेक्शनल है। नहीं, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं और एनिमल्स कंज्यूमर्स, राइट। तो यूनी डिरेक्शनल होता है एनर्जी, ठीक है। इकोसिस्टम में द स्टोरेज एक्सपेंडिचर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन टू लॉ, पहले भी पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। कौन बताएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, याद है? इसे याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed, transferred from one form to another form. Yes, very good, Palak. It can be transferred from one form to another. वो क्रिएट नहीं हो सकता, वो ब्रेक नहीं हो सकता, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ट्रांसफर हो सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ट्रांसफर हो। हमें लगता है कि डिस्ट्रॉय, हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन फिर हम कंज्यूम जो करते हैं हम भी तो डेड होते हैं, फिर वो ट्रांसफर हो जाता है अदर फॉर्म। सेकेंड लॉ क्या है? हम्म, क्या है सेकेंड लॉ? नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, synthesize the molecule required to counteract the universal tendency towards increasing disorderness। क्या होता है एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या होता है? डिसऑर्डरनेस होता है, डिसऑर्डरलीनेस होता है। तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है ना, एनर्जी तो फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्सिटी नहीं। तो इकोसिस्टम को भी तो जरूरत है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू counteract universal tendency towards increasing disorderliness। नहीं, हमें अगर किसी भी चीज को स्थिर रखना है उसके लिए एनर्जी की जरूरी होती है, ऑर्डर में अगर रखना है। नेचर का रूल है, किसी भी चीज को ऑर्डर रखने में क्या होता है, एनर्जी की जरूरत। एक फैमिली का बैलेंस कैसे मेंटेन होता है आजकल? फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ करेंसी, नहीं? तो फैमिली में सब स्टेबल होता है, नहीं? घर अच्छा चलता है कि नहीं? ऑर्डर मेंटेन होता है जब तक फ्लो ऑफ मनी होता है, नहीं? आजकल के दुनिया में जब फ्लो ऑफ मनी बंद हो जाता है, क्या फैमिली में दिक्कत आने शुरू हो जाता है, डिसऑर्डरनेस आना शुरू हो जाता है आजकल की दुनिया में। यस। तो वैसे ही नेचर को क्या चाहिए, इकोसिस्टम को क्या चाहिए, ऑर्डरली रहने में मनी की जरूरत होती है, नहीं, एनर्जी की जरूरत। उसको क्या जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एप्लीकेबल है यहाँ पर। इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस को ऑर्डरलीनेस में रखने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, नहीं? अब ये देखिए, रैबिट को फॉक्स खा रहा है, नहीं? कंज्यूमर है, ठीक है।
अगर फॉक्स रैबिट को नहीं खाएगा, क्या ये बचेगा? बताओ, क्या ये बच सकता है फॉक्स विदाउट ईटिंग? वो खा क्यों रहा है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए, इसलिए। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर एनर्जी नहीं है तो क्या है? एनर्जी नहीं है तो सब इकोसिस्टम खत्म। लाइट अनअवेलेबल है, लाइट अनअवेलेबल है तो सब खत्म। प्लांट्स क्या होंगे? डेड। प्लांट्स अगर डेड, सारे एनिमल्स भी डेड। क्या ये ऑर्डरलीनेस है? सर्वाइवल है? नो, बिकॉज एनर्जी नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, नो एनर्जी, नो एनर्जी। ठीक है, क्लियर है यहां पर? इकोसिस्टम यहां पर are not exempt from the second law of thermodynamics. Constant supply of energy चाहिए to synthesize molecule they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. Constant supply of energy, sunlight. Energy flow in the ecosystem is unidirectional. मैंने पहले से ही कहा था कि एनर्जी फ्लो यूनिडिरेक्शनल ही होता है, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। लाइट की जरूरत है प्रोड्यूसर्स को। ये प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स है। फिर प्राइमरी या 1 डिग्री कंज्यूमर को नहीं, फिर टॉप कंज्यूमर, यहां पर मैंने देखा टॉप कंज्यूमर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या ये डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है? क्या मैं उल्टा कर सकता हूं फ्लो को? नहीं। लायन को डियर नहीं खाएगा, डियर को प्लांट नहीं खाएगा, कि प्लांट सनलाइट नहीं बनाता है। फ्लो इज ऑलवेज यूनिडिरेक्शनल, इन वन डायरेक्शन, फ्रॉम लाइट टू टॉप कंज्यूमर्स, फ्रॉम लाइट टू टॉप कंज्यूमर्स। तो यूनिडिरेक्शनल है, याद रखो। फूड चेन या फूड वेब जिसकी भी बात करें, यूनिडिरेक्शनल हो। There are two models to explain the energy flow. एक तो फूड चेन, फूड वेब है। दूसरा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एल्टोनियन पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स और एल्टोनियन पिरामिड्स। हाँ, अगर आप करना चाहें ऐसा भी हो सकता है। सन से जो लाइट आ रहा है वो प्लांट ले रहे हैं, प्लांट से डियर ले रहा है, डियर से फॉक्स ले रहा है, फॉक्स से लायन ले रहा है। ऐसे कर सकते हैं। अब चेंज कर सकते हैं, ये फिर हो जाएगा प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये फिर से टॉप कंज्यूमर। लेकिन डायरेक्शन क्या चेंज हो गया? क्या इसमें डायरेक्शन चेंज हो गया? नहीं, जो भी ले वही तो हो रहा है ना, सेम सीक्वेंस। आपने प्राइमरी और टॉप के बीच में अगर सेकेंडरी डाल रहे हो तो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा ना, उल्टा तो नहीं जाएगा ना। नहीं। फूड चेन और फूड वेब। अच्छा, नेचर में क्या होता है याद रखिए, नेचर में फूड वेब होता है, नॉट फूड चेन। क्या होता है नेचर में? नेचर में फूड वेब होता है, नहीं फूड चेन नहीं होता। All organisms, plant, herbivore, carnivore, are arranged in a series in which food energy is transferred through repeated eating and being eaten.
नहीं, ईटिंग और बीइंग ईटन। अच्छा, प्लांट को डियर खा रहा है? नहीं, अब डियर खा रहा है, डियर इज ईटिंग। नहीं, फॉक्स ने डियर को खा लिया, बीइंग ईटन अप। समझ में आ गया? यस। क्या ये प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप सही है ना? फॉक्स डियर को खा रहा है, ईटिंग। फॉक्स को लायन ने खा दिया, बीइंग ईटन अप। नहीं, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप। इस तरह का प्रोसेस है। प्लांट, रैबिट, रैबिट फॉक्स, फॉक्स लायन। लेकिन टॉप कंज्यूमर को कोई नहीं खाता है, आखिर में जो है। टॉप को कोई खाता है क्या? हमने टॉप कंज्यूमर लिखा है, टॉप कंज्यूमर को कोई नहीं खाता। ए प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप, फूड चेन। याद रखिए, ये क्या है? फूड चेन है, फूड चेन है। लेकिन क्या सच में ये एक चेन की तरह होगा? इसके बारे में बात। ये क्या है? ट्रॉपिक लेवल 1। ये T4 क्या है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्रोड्यूसर। T2 सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर। T3 थर्ड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर। मैंने कहा था ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, और आखिर में T4 फोर में टॉप कंज्यूमर। कौन है टॉप कंज्यूमर? 4 ट्रॉपिक लेवल है यहां पर। कितने ट्रॉपिक लेवल है? 4 ट्रॉपिक लेवल है। नहीं, तो ये फूड चेन में आप देख सकते हैं 4 ट्रॉपिक लेवल। ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शन। याद रखेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शनल। ट्रॉपिक लेवल को फूड लेवल कहते हैं? नहीं। यहां पर देखिए, ट्रॉपिक लेवल 1 में फिर से मैंने प्रोड्यूसर्स लिए। ट्रॉपिक लेवल 2 में हमने क्या लिया? ग्रास ऑपर लिया, ग्रास ऑपर। यस, हमने ग्रास ऑपर लिया। फिर हमने फ्रॉग लिया है। फिर हमने क्या लिया है? स्नेक लिया है। फिर हमने हॉक लिया है। छोड़िए, पीकॉक लिए, पीकॉक। तो ग्रासों पर 1 डिग्री कंज्यूमर, 2 डिग्री कंज्यूमर, 3 डिग्री कंज्यूमर, टर्शियरी, और टॉप कंज्यूमर। नहीं, अब मुझे बताओ कितना लेवल हुआ? 5 टॉपिक लेवल हुआ। तो वैरी कैसे कर सकता है? 2 से 5 टॉपिक लेवल वैरी कर सकता है। यस, 2 से 5 ट्रॉपिक लेवल वैरी कर सकता है। मिनिमम तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर होना चाहिए। अरे मिनिमम तो 2 होना चाहिए कि नहीं? मिनिमम 2 होना चाहिए। यस, मिनिमम तो 2 होना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो होना ही चाहिए। मिनिमम तो 2 होना चाहिए। राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू।